और बेहद अहम खबर, सीबीआई बमुकाबला सीबीआई। जी हां, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। आज कोर्ट को चार्जशीट पर नोटिस लेना था। कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने बसी को 28 फरवरी को तलब किया है। साबिक स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को क्लीन चिट मिल चुकी है। तो बेहद अहम खबर, सीबीआई बमुकाबला सीबीआई, जहां दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में ये अहम सुनवाई हुई है। आज कोर्ट को चार्जशीट पर नोटिस लेना था। कोर्ट ने इस सिलसिले में सीबीआई को फटकार लगाई। सख्त नोट लेते हुए कोर्ट ने बसी को 28 फरवरी को तलब किया है। साबिक स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को इस सिलसिले में क्लीन चिट मिल चुकी है। तो सीबीआई और सीबीआई के ताल्लुक से ये अहम खबर है, जहां पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में ये अहम सुनवाई हुई। आज कोर्ट को चार्जशीट पर नोटिस लेना था और इस सिलसिले में कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई। सख्त नोट लेते हुए कोर्ट ने बसी को 28 फरवरी को तलब किया। साबिक स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को क्लीन चिट मिल चुकी है। एक और अहम खबर, आप लीडर और ओखला से रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान को बच्चे के अगवा मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर अमानतुल्लाह खान को बच्चे के अगवा के इल्जाम से बरी कर दिया। साल 2010 में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अगवा का ये मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आई थी। सेशन कोर्ट ने इस सिलसिले में अमानतुल्लाह खान को बरी किया था। इसके फैसले को दिल्ली पुलिस ने राउस एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी थी। और अब बात करेंगे शाहीन बाग और मसालेहतकारों की। एनआरसी एफआईआर इसे वापिस करवा दो, लिख के दे दो हमें, हम उठ जाएंगे। ये लाने की उनको जरूरत क्या थी? जी हाँ, सीएए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालिफत में गुज़िश्ता 2 महीनों से धरने पर बैठी शाहीन बाग की ख़वातीन को सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकरे के जरिए उठाना चाहता है। अदालत के जरिए मुकर्रर किए गए मसालेहतकारों की टीम के शाहीन बाग दौरे पर सबकी निगाहें हैं। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को होना है। एक रिपोर्ट। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी धरनों का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग में इस कानून के खिलाफ एहतजाज की जो लहर उठी वो आज मुल्क की कई रियासतों तक जा पहुंची है। कई रियासतों में दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर शाहीन बाग बन गए हैं। कई मुकामात पर खवातीन अपना कामकाज छोड़कर इन एहतजाजी धरनों में हिस्सा ले रही हैं। इन एहतजाजी धरनों में हिस्सा लेने वालों की सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार शहरियत तरमीमी कानून वापस ले। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के एहतजाजियों से बातचीत के लिए 3 मुसालेहतकार मुकर्रर किए, जो कि आज शाहीन बाग जा रहे हैं। मुसालेहतकारों की टीम में सीनियर वकील संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और साबिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्लाह शामिल हैं। शाहीन बाग में खवातीन के धरने के ताल्लुक से कल सीनियर वकील संजय हेगड़े की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत पर तबादला ख्याल किया गया। संजय हेगड़े का कहना है कि वो इस मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं और इम्कानात पर खुलकर बातचीत करेंगे। पीर को जब अदालत ने मुसालेहतकारों की टीम मुकर्रर की थी तो अदालत ने ये भी कहा था कि लोगों को पुरअमन तरीके से एहतजाज का पूरा हक है, लेकिन इस एहतजाज से सड़क जाम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद शाहीन बाग में बैठे लोगों ने कहा कि उनकी वजह से सड़क बंद नहीं है। एहतजाजियों ने वाज़ेह किया कि उन्होंने सड़क का एक हिस्सा खाली छोड़ा है। उन्होंने पुलिस पर भी इल्जाम लगाया कि उनकी वजह से रास्ता बंद पड़ा है। वाज़ेह है कि दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ धरना तकरीबन सिमी हस्तियों और नामी गिरामी शख्सियात ने भी धरने में हिस्सा लिया। मुसालेहतकारों की टीम के शाहीन क्या इस मुद्दे पर आप लोगों ने कुछ सोचा है?
हमने इस मुद्दे पे सोचा है कि बस प्रधानमंत्री हमारे एनआरसी और सीए को वापस ले एनआरसी को नहीं लाएं और एनपीआर को लागू न करें, मतलब तो हमारे पास यही मुद्दा है। और हम जब तक रोड नहीं खोलेंगे, जब तक हम रास्ता नहीं देंगे, जब तक कि यहाँ एनआरसी और सीए वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, हमारे पास यही मुद्दा है कि वो एनआरसी और सीए को वापस कर लें। आपको क्या लगता है, क्या मुतबादिल कोई अलग जगह हो सकती है, कुछ अल्टरनेट हो सकता है जहां पर आप लोग प्रदर्शन करें और रोड भी खुल जाए? मैं इस बारे में अभी इसलिए नहीं कुछ कहा, वो आएंगे, जो आने वाले वकील साहब वो आएंगे, अब वो क्या बातें रखते हैं उसके बाद ही हम लोग सोच सकते हैं कि वो हम लोग यहाँ से खाली करें या नहीं करें। अभी उनको आने में टाइम, उनकी टोटल बात, उनके सवालों के जवाब हम लोग सुन ले और देख ले तो पता चलेगा कि हम लोग को खाली करना है या नहीं। लेकिन फिर से मैं ये बात कहूँगी कि ये आंदोलन कोई पहली बार नहीं हो रहा, गांधी जी के ज़माने से होता आ रहा, अन्ना हजारे भी नहीं भी किया है। मतलब जब कोई आदमी को, जनता को परेशानी होती तो आंदोलन होता है, तो वो सड़क पर ही होता है। और हमारा जो यहाँ पे शाहीन बाग है, अबुल फजल है, यहाँ कोई भी खुली बड़ी जगह नहीं है, ना कोई पार्क है कि जहां हम कहीं और शिफ्ट कर ले। और दूसरी बात, जब हम मेन रोड पे खड़े हैं तब तो आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। 65 दिन हो गया है, आप मुझे कहीं और भेज देंगे तो आप यही कहेंगे सरकार हमारी कि आप दिन रात पड़े रहो, मुझे इससे क्या है। ऐसे भी बार बार हमें बयान दे रहे कि मैं सीए वापस नहीं करूंगा। आप लाए हैं, बेशक लाइए, लेकिन आप उसमें क्यों नहीं मुस्लिम को ऐड कर रहे हैं? क्या परेशानी है आपको? आप बेशक लाइए, आपके हर कानून की हम क्या वेलकम करते हैं, बट उसमें आपको लाना पड़ेगा। उसमें आपको सीए में मुसलमान को हर हालत में आपको ऐड करना पड़ेगा। जनता, आप बार बार कहते हैं मुझे अपनी मुस्लिम महिलाओं की बहुत फिक्र है। आज हमारे मोदी जी जो, उनको क्यों नहीं नजर आ रहा है कि यहाँ हर उम्र की, हर तबके की औरतें दिन रात बैठी हुई हैं, तो आप क्यों नहीं उनकी फिक्र कर रहे हैं? आज आपको 65 दिन के बाद ख्याल आया कि संवाद किया जाए। यही चीज आप 1 महीना पहले क्यों नहीं कर रहे थे कि किसी को सुप्रीम कोर्ट से भेजते और हम लोग के बीच आकर के वो बात करते, तो हो सकता है हमें भी बात समझ में आ जाती। कुल मिला के बात करने का जो मुद्दा होगा वो नागरिकता कानून, एनआरसी और सीए होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा तो हमारी कोई मांग ही नहीं है। और ये एक छोटी सी मांग है, जैसे घर में माँ बाप अपने बच्चों की कोई जायज ख्वाहिशात होती है पूरी करते, तो हम भी तो उनके बच्चे हैं, जनता उनके बच्चे हैं मोदी जी के, तो उनको ये, हम तो कोई गलत मांग कर नहीं रहे हैं। आपने गलत कानून लाया है, बस उसको आप वापस कर लीजिए, बस यही एक मांग है हमारी उनसे। आप यहाँ पर लगातार यहाँ पर जुड़े रहे हैं, आज जो लोग आएंगे, आप लोग कह रहे हैं कि नागरिकता कानून को लेकर ही हम उनसे बात करेंगे, क्या बुनियादी पॉइंट्स हैं आपके जिसको आपको लगता है कि सरकार को इस कानून को इस बुनियाद पर वापस लेना चाहिए या इस बुनियाद पर इसको बदल देना चाहिए? इस कानून को तीनों को मिलाकर मैंने नाम दिया है काला कानून। इसको लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। देश में सब लोग, हर कौम का, हर धर्म का लोग मिलकर रह रहे थे, इसको लाने की आवश्यकता नहीं थी। आप ले आए, पहली मांग यही है, इस कानून को आप वापस लीजिएगा, उसके बाद में ऐसे लोग अपने आप बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कानून वापस नहीं लेते हैं तो हमको मौत को गले लगाएंगे, लेकिन उठ के नहीं जाएंगे। नुकसान क्या है इस तरह के कानून से, क्योंकि सरकार ने लगातार कहा कि इससे आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, भारत के लोगों के लिए नहीं बल्कि दूसरे जो विदेश के लोग हैं उनके लिए कानून है। सबको कागज दिखाने की आवश्यकता तो पड़ेगी ना, और कागज दिखाने में कितनी दिक्कत आती है मैं जानता हूँ। आप किसी बच्चे का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाइए, कितनी मुसीबतें आती हैं सर, आप भी जानते हैं। कुल मिलाकर आप देश के लोगों को मुसीबत में क्यों डाल रहे हैं? इस कानून को लाकर किसी एक वर्ग, एक धर्म की बात नहीं है, सभी लोगों के लिए परेशानी है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के गरीब लोग जो एक दिन की दिहाड़ी करके रोटी खाते हैं, उनकी दिहाड़ी मर जाएगी, वो रोटी क्या खाएंगे? एक बात मुझे आखिरी बताइए, बुनियादी तौर पर ये जो नागरिकता कानून है इसमें गलत क्या है? लेकिन पहले जो बोलेगा जो एनपीआर वो लागू करता है, ये क्या बोलता है ना, ये 2-3 चीज है, जो पापा का जन्मदिन, मम्मी का जन्मदिन और जो व्यक्ति उनका जन्मदिन। मैं यही बोलना चाहूँगी, जो लोग इधर उधर काम करते हैं, जो बस्ती में रहते हैं, गरीब आदमी, उनका पास जन्म सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा बोलो आप? मेरा देश में 70% जो गरीब आदमी, उनका पास कोई जन्म सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि 1986 तक सरकारी जन्म पत्र तो नहीं है, सिस्टम में नहीं था, तो पब्लिक को पास कहाँ से आएगा? तो वो जो बोलते हैं वो गलत है एनपीआर के। और मेरा देश में तो सेंसस होता है 10 साल का बाद, तो अभी क्या जरूरत है एनपीआर चालू करने के लिए? जरूरत कोई कुछ नहीं है। मैं एनपीआर के लिए मेरा यही बात, एनसीआर, लेकिन आप मालूम है मेरा संविधान में क्या है, जो जिसका 18 साल उम्र हो जाएगा और जो नागरिक होगा उनको पास वोटर कार्ड है ना, वो तो नागरिक ही है। और ये सरकार बोलते है कि वो नागरिक नहीं है। अरे वो यदि नागरिक नहीं हुआ, आप किसको वोट लिया कुर्सी पर आया? बोलो, बताओ। ये लोग जो आ रहे हैं, नागरिक का, नागरिक के ये लोग जो आ रहे हैं,
ये अगर ये लोग ये इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि आप लोग रोड कैसे खाली करो, अलग जगह आप लोग जा करके अपना प्रदर्शन कर लो, अपनी आवाज़ उठाओ, तो क्या इस मुद्दे पर आप लोग बात करेंगे? सर मैं तो खुद लिए यहीं रोड पे दिन रात खड़ा हुआ ये रोड पे किस लिए? एक ही डिमांड है मेरा, NPR, NRC एंड CAA जो काला कानून ये अब वापस लो। ये तो ये शाहीन बाग के लोग हैं जिनका कहना है कि रोड के लिए बात नहीं होगी, बात होगी NRC के लिए, शहरियत कानून, CAA और NPR के मुद्दे पर बात होगी और यही इनकी मांग है कि इसको वापस लिया जाए और इसी मुद्दे पर ये लोग बात करना चाहते हैं। कैमरामैन चंद्रदेव यादव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शाहीन बाग मसालिहतकार टीम में शामिल वजाहत हबीबुल्ला का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए ताकि खवातीन पर ज्यादती ना हो, एहतजाज करना उनका कानूनी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हक को तस्लीम किया। आमदरफ्त में आने वाली परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तशवीश का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मसालिहत का रास्ता निकाला है। हमारी कोशिश है कि हम मुजाहिरीन से बात करें और कोई रास्ता निकालें। लंबे वक्त से प्रोटेस्ट चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश या ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद अब एक कोशिश शुरू हुई है कि उन प्रोटेस्टर्स के साथ बात की जा सके, उनको कहीं और शिफ्ट करने की या उनको समझाने की कोशिश की जा सके। वजाहत हबीबुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट गए थे एक तरीके से ये याचिका लेकर के। सर, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्लियर इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को मिला है? क्लियर इंस्ट्रक्शंस की बात नहीं है, वो तो उनका निर्णय है कि एक तो ये है कि, और ये मेरे विचार में महत्वपूर्ण एक निर्णय है कि यहाँ तक कि ये प्रोटेस्ट हैं, प्रदर्शन हैं, ये संविधान के तहत जायज़ है और न केवल जायज़ है किंतु ये एक बुनियादी हक भी है, एक अधिकार है एक नागरिक का। तो इसमें इनको डिनाई नहीं किया जा सकता है अगर ये इस प्रकार का प्रदर्शन करना चाहते हैं। किंतु जहां प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में उन्होंने कुछ शक जाहिर किया कि इससे और जो जनता है और जो नागरिक हैं उनको असुविधा हो रही है। तो इनसे बात किया जाए, लोगों से बात किया जाए जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उसके इंतजाम में है, कि किसी और जगह पे वो अपना प्रदर्शन करें ताकि वो उनके आने जाने में आमदरफ्त जो कहते हैं उसमें कोई रुकावट ना पड़े। तो अब कैसे आगे बढ़ेगी सर ये कोशिश, और क्या कोशिश होगी आप लोगों की जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के? कोशिश तो यह है कि पहले तो बातचीत होनी है और फिर उसके आगे उसका क्या कंक्लूजन होगा ये तो बातचीत से ही पता चलेगा कि क्या नतीजा हो सकता है उसका। कोशिश क्या रहेगी कि इसको प्रोटेस्ट को कंक्लूड किया जाए या प्रोटेस्ट को कहीं शिफ्ट करने की, समझाने की कोशिश होगी? नहीं, प्रोटेस्ट को कंक्लूड किया जाए ना किया जाए ये हमारे इसमें ब्रीफ में है भी नहीं। इसमें यह है कि अगर वो चाहते हैं कि प्रदर्शन चलता रहे तो उनको उसमें सहमति मिलनी चाहिए और इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। किंतु ये स्थान की बात है। अब हम उनको ये नहीं कहेंगे कि जहाँ तक कि मुझे ख्याल है कि ये नहीं कहेंगे कि इसको ख़त्म करें या जारी रखें या क्या करना चाहते हैं। केवल बात यह है कि लोगों के लिए बाधा ना प्रकट हो। ये मेरे विचार में यही विषय होगा इसके बारे में बातचीत हो सकती है और वो उसका क्या कि वहाँ के शिफ्ट होना चाहिए या कोई और तरीका होना चाहिए, ये फिर उनसे उनके साथ बातचीत करने के बाद ही कुछ ये इंटरलोक्यूटर्स हैं इसके बारे में कुछ सिफारिश कर सकेंगे। अनुराग ढांडा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। CAA, NRC और NPR के खिलाफ मुंबरा में खवातीन के एहतजाज को 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, जहां नामी ग्रामी मिली और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी और नामवर एडवोकेट त्रिशा शेट्टी ने भी शिरकत की और खवातीन की हौसला अफजाई की। तुषार गांधी ने इस मौके पर कहा कि जब खवातीन इतने दिनों तक अपनी मांग पर डटी रह सकती हैं तो समझ लो कि मामला बहुत संगीन है, हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। जबकि एडवोकेट शेट्टी ने कहा कि इस मुल्क में खवातीन ने इनकलाब बर्पा कर दिया है, ये कोई मामूली बात नहीं। तो मुझे तो ये बहुत इत्मीनान देता है कि हमारी जो
जिनके बारे में हमने हमेशा जिसको कमज़ोर माना, जिसको अबला माना, वो नारियां आज हमारे देश के, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने घर बार छोड़कर रास्ते पे आई है। तो ये बहुत दिलासा देता है कि हमारा मुल्क महफूज रहेगा। और ये बात जनता तक और इस मुल्क के आवाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि भले यहाँ मुसलमान औरतें दिखे इस आंदोलन में, पर ये लड़ रही है पूरे हमारे भारत के नागरिकों के लिए और संविधान के लिए, जो समानता की बात करता है, जो बंधुत्व की बात करता है। त्राल एनकाउंटर में हिज़्ब के एक कमांडर समेत 3 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। बीती शब 1 बजे के करीब कचलमन त्राल के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के नाके पर यह एनकाउंटर हुआ। तफसीलात के मुताबिक मिलिटेंट जब नाके पर पहुंचे तो फोर्सेस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसी वक्त मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया। 2 मिलिटेंटों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से और एक का अंसार ग़ज़वतुल हिंद से बताया गया। मिलिटेंटों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। महलवकीन की शिनाख्त हिज़्ब कमांडर जहांगीर रफीक वानी साकिन अमीराबाद त्राल, राजा उमर मकबूल साकिन लरगाम त्राल और सादत फारूक साकिन बघामा बिजबिहाड़ा के तौर पर की गई है। और डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह का इस पर क्या कुछ कहना रहा, आइए देखते हैं। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस की कार्रवाई 2020 के दौरान चल रही है, उसमें आज फिर एक कामयाब ऑपरेशन शेराबाद त्राल में हुआ, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 3 टेररिस्ट मारे गए। हमाद खान के उस एरिया में मारे जाने के बाद जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट वहाँ पर ऑपरेट कर रहा था और जिसने हिजबुल मुजाहिदीन की उस जगह में कमांड ली थी, जहांगीर, वो भी इसमें शामिल है। और उसके साथ दूसरा जो राजा मकबूल और तीसरा सदात, 2 त्राल के रहने वाले हैं और तीसरा बिजबिहाड़ा का रहने वाला है। काफ़ी बड़ी तादाद में इनसे असला अम्नीशन भी पकड़ा गया है। जहांगीर खूंखार किस्म का आतंकी रहा है और इसने राजा मकबूल के साथ कम से कम 8 ऐसी टेरर वारदातों को अंजाम दिया, जिनकी वजह से इलाके में बहुत ज़्यादा खौफ और टेरर का माहौल था। 2 सिविलियन किलिंग भी इसके अंदर शामिल हैं, जो इसने राजा मकबूल के साथ मिलकर करी। मराजुद्दीन जरगर की किलिंग हुई थी, उसमें ये शामिल था। और उसके अलावा गुलाम नबी मीर, जो त्राल के रहने वाले हैं सिविलियन, उसकी किलिंग की थी, इसमें भी ये शामिल था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया जिसके मास्टरमाइंड बाप और बेटे निकले। पुलिस के मुताबिक बाप बेटे मुंबई के कई इलाकों में लड़कियां फराहम करते थे, जिस फरोख्त का धंधा ऑनलाइन चलाया जाता था। लड़कियों की पहचान से लेकर रकम की अदायगी तक के तमाम काम ऑनलाइन किए जाते थे। कि इंटरनेट के माध्यम से कुछ लोगों का गिरोह है जो पीड़ित महिलाओं को वेश्या व्यवसाय के लिए प्रवृत्त करते हैं और उनके माध्यम से पैसों की कमाई करते हैं। इस तरह की बात सामने आने के बाद एक ट्रैप का आयोजन किया गया, जिसमें एक बोगस गिराहक ने उनसे संपर्क किया और उनसे बातचीत की, जिसमें ये पता चला कि वो इस तरह का गलत तरीके का बिजनेस करते हैं। कि 2 आरोपी जिनको हमने कब्जे में लिया था, जिसका नाम नेमदारी साहू और संतोष साहू है, यह इस तरह के गलत बिजनेस में काफ़ी साल से है। इनके ऊपर पीटा एक्ट के तहत पालघर और ठाणे जिले में कम से कम 2 अलग अलग अपराध दर्ज है और ये इस तरह का बिजनेस करते हैं। इस तरह की बात सामने आने के बाद सभी लोगों को कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन के हवाले करके उनके ऊपर उस तरह का अपराध दर्ज कर दिया गया है। महाराष्ट्र की मौजूदा हुकूमत ने मईशत को मजीद रफ्तार देने के लिए मुंबई में देर रात तक होटल और मॉल खोलने का फैसला लिया, लेकिन इस दौरान
महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से पब और बार को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, हालांकि पहले इसकी इजाजत थी। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर शिवानंद शेट्टी से बातचीत की। पर्यटन मंत्री और शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे के ड्रीम प्रोजेक्ट नाइट लाइफ को लेकर आहार संगठन एक सवाल खड़ा कर रही है। क्या है वो सवाल, इन्हीं से जानते हैं। आहार संगठन के अध्यक्ष शिवानंद शेट्टी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। शिवानंद जी, क्या कुछ आप लोगों की मांग है? क्या आप लोग, जिस तरह सरकार का फैसला है नाइट लाइफ को लेकर, उससे आप लोग सेटिस्फाई नहीं है? ऐसी बात नहीं है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो आदित्य ठाकरे जी ने लिया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन एंटरटेनमेंट, अगर नाइट लाइफ का मतलब ही एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट में अगर आप लिकर को अगर आप 1:30 बजे क्लोज करते हैं तो मुझे नहीं लगता उतना सक्सेस हो सकता है, क्योंकि अभी तक का जो रेस्पॉन्स है ये बहुत जल्दी है, लेकिन अभी तक का जो रेस्पॉन्स है उतना ल्यूकॉम है, उतना कोई सक्सेस नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे, जो 1:30 का टाइम को अगर 3:30 तक रिलैक्स करेंगे तो 100% सक्सेस मिलेगा, और इससे रोजगारी बढ़ेगी और इनकम भी लोगों का बढ़ेगा, तो वायबिलिटी भी होगा, तो लोग इसे चालू रखेंगे। वरना मुझे नहीं लगता कि इतना सक्सेस हो सकता है। पूरे मामले को लेकर एक पत्र भी लिखा है महाराष्ट्र के एक्साइज मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल को। पत्र में विशेषकर क्या कुछ बातें लिखी है और वलसे पाटिल का रिप्लाई क्या था इस बात को लेकर? हमने काफी कुछ मांगे हैं हमारे जो एक्साइज रूल्स के ऊपर। उसमें हमने ये भी एक विषय पे हमने उनको ये पत्र लिखा है कि जो टाइमिंग है, जो लीकर टाइमिंग है, उसको 1:30 से आप 3:30 तक रिलैक्स करो, क्योंकि अगर जो आदित्य ठाकरे जी का जो ये है विजन है, जो 24/7 को सक्सेस करना है, तो हमारे हिसाब से वो ये जरूरी है लिकर को रिलैक्स करना, क्योंकि एंटरटेनमेंट का मतलब ही होता है, जो सब अदर स्टेट्स को ये लोग अदर कंट्री को कंपेयर करते हैं, तो वहां पे शोज होते हैं, नाइट शो। खबरों में इतना ही। आदाब। प्रायोजक सच्ची सहेली